धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया की, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन आजकल ज्यादा बात कर रहे हैं ट्रंप महान को लेकर, क्योंकि ट्रंप महान की वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। कुछ ना कुछ बंदे को रोजाना ऐसा करने की आदत है। तो आज क्या हो गया है बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले कुछ खास और रोचक खबरें भी हमारे पास हैं, जिन्हें जानकर सुनकर आप लोगों को शायद आनंद भी महसूस हो सकता है। वैसे आज के जमाने में आपको बता दूं, खबरें अब सूचना के लिए नहीं देखी जाती हैं, मनोरंजन के लिए देखी जाती हैं, और भोंपू मीडिया ने तो खबरों का मजाक ही बना के रख दिया है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर फिर से एक बार बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। हरियाणा में हमने देखा तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे। बिहार में भी तमाम एग्जिट पोल जो है एनडीए भाजपा को जिता रहे हैं। हरियाणा में तो एग्जिट पोल झूठे साबित हुए और सत्ता भाजपा को मिल गई। क्या यहां पर भी ऐसा होगा, या 3 दिन से या पहले मतदान के बाद से जो माहौल बनाया जा रहा है उसी के नतीजे कल चुनाव आयोग ईवीएम से निकालकर देश के सामने रखेगा? कहना बहुत मुश्किल नहीं है। जो तमाम तामझाम और बैकग्राउंड बनाए गए हैं उसी के तहत नतीजे भी दिखाए जाएंगे। और हाल फिलहाल में कुछ लोगों का वहां से, जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, उनका भी आ रहा है, जैसे जहानाबाद में मतपेटियां या जो ईवीएम बॉक्स है वो गायब हो रहे हैं, कुछ ये सब हो रहा है। ये सारी खबरें आ रही हैं हमारे लोकपक्ष के। इसमें शायद हम 16-17 को पर्चा के रूप में या जो भी वो निकालेंगे भी वहां की गणना के बारे में, और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया हो रही है। मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि केवल भाजपा ही जीते। हो सकता है इस दबाव के कारण, हंगामा के कारण, और चूंकि भारी संख्या में हो सकता है, जो आज तक मेरी समझ है कि वह राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल की जीत हो जाए, यानी इंडिया की जीत हो जाए, महागठबंधन की। तो यह कोई ऐसा चीज नहीं होगा जिसकी हम बात करते हैं वह क्रांतिकारी परिवर्तन हो भारत के एक राज्य में, बिहार में। और वह भी ये लोग कहीं से भी वो पूर्ण रूप से मजदूर वर्ग, किसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां तक आपने कहा मनोरंजन, तो जब ये शुरू होगा, इसका कल गणना वगैरह 2 घंटे में तो पता चल ही जाएगा। लेकिन 2 घंटे के लिए फिल्म देखने के बजाय आप टीवी के सामने बैठ सकते हैं। जी, बहुत आपने सही कहा। लेकिन कल आपने हमारे अपने जो वीडियो हमारा जाता है वैश्विक हलचल वाला, उस पर कमेंट्स देखा होगा। किसी ने पता नहीं कहाँ से कैसे सोच के बोला कि हम भारत के बारे में, या के जी आपका नाम लेके बोला, उतना नहीं बताते हैं जितना दुनिया भर के बारे में बताते हैं। तो उनको थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि हम इसको वैश्विक हलचल के तौर पे पेश करते हैं। ज़्यादा खबरें दुनिया की होती है तो बातें भी वहीं की होती हैं। जी, बिल्कुल सही है। भारत से अधिकांश हमारे लोग रूबरू ही हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। जब विश्लेषण की बात होती है, हम ओरिजिनल खबर पैदा करके नहीं लाते हैं। भले व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ देख लूं, कभी आप देख लें, या हमारे साथी करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं। और भारत में जब जरूरत होती है हम निश्चित रूप से करते हैं। मणिपुर पे हमने बातें की हैं, जेएनके पे बातें की हैं, जहां जहां चुनाव हो उन पे बातें की हैं, दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में बातें करते रहे हैं, अन्य जगहों पे बातें करते रहे। हाँ, विदेशों की कई जगहों की है। कुछ एक मैंने ये नहीं देखा था, कुछ और लोगों को देखा कि हम लोग सूडान और इसके अलावा सीरिया वगैरह वगैरह नहीं बात करते। सही बात है, डीआरसी पे कभी हमने बात की थी, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। मुख्य हमारा ध्यान, चूंकि हमारा 30 से 35 मिनट ही मैक्सिमम है, उसमें पूरी दुनिया भर के एक खबरों को हम लेके आए। यह संभव नहीं, इसलिए जो भी चुने जाते हैं उस पर हमारी बातें होती है। जी, और लोगों का एक स्वभाव ही तो है ना सर, 8 मिनट में 100 खबरें देखने के आदी हो चुके लोग, चाहे खबरों का बलात्कार हो जाता हो, आधे घंटे 40 मिनट का क्या टाइम निकाल के सुनेंगे? कुछ लोग होते हैं खास। सुन भी ले तो वह तो आया राम गया राम हो गया। उसका कोई मायने नहीं है कि एक बकरी ने 2 बच्चे दिए, ऊँटनी ने सिंह से अपनी जान की रक्षा कर ली, वहां के माँ ने ये किया, वहां यूपी में, यहाँ इस तरह की औरतों के खिलाफ ये काम हुआ, वहां पे सब हुआ। इसका कोई मायने नहीं बनता है। ये एक चलचित्र की तरह आता है और चला जाता है। ये इंफॉर्मेशन का जब तक आपके दिमाग में, जब कहते हैं कि ठोस स्थिति का ठोस विश्लेषण ना हो,
तो आप चाहे फिल्म देखें, चाहे वीडियो देखें, यूट्यूब देखें, वो आजकल शॉर्ट्स आते हैं वो सब देखें, या वहां पर देखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह केवल एंटरटेनमेंट के लिए है। और खबरों को आपने सही कहा कि वो एंटरटेनमेंट का रूप ले चुके हैं, और इसलिए हम वह जानकर भी उस पर हम सही रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही हम उन सही धाराओं से जुड़ पाते हैं जिसमें हम समाज को एक बदलने की कोशिश करते हैं सही दिशा में। जी। चलिए हम भी अब एंटरटेनमेंट का रुख कर लेते हैं। कुछ मनोरंजन तो हमारे जरिए भी किया जाना चाहिए, या मनोरंजक खबरें व्यूवर्स को बताई जानी चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दीजिए, सारी समस्याएं शायद उसी से ठीक हो जाएंगी। वरना वहां के तमाम स्टाफ ने लिख कर दिया है अमित शाह को कि यहाँ का एटीसी सिस्टम पुराना हो चुका है, इसको अपग्रेड कराइए। उसकी वजह से 800 फ्लाइट प्रभावित हुई हैं। लेकिन इसको छोड़ के हम चलते हैं कनाडा की फ्लाइट की तरफ, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है। खाली पड़ी हुई हैं सीटें, कोई भारतीय लंबे पैर फैलाकर एक सीट से दूसरी सीट पर सो रहा है, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं। तो ऐसा भी होना चाहिए सर, इतना आनंद कहाँ मिल सकता है। वैसे हम लोग भी जब मास्को गए थे तो काफी जगह था, दिल्ली से मास्को और वहां से कहीं और आगे जाना था। वो अपने ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं गया था, तो वहां भी खाली था। तो अचानक हमने देखा कि जैसे ही जहाज टेक ऑफ हो गया और रेड लाइट की सीट बेल्ट ना मतलब बांधने की मजबूरी को हटा दिया गया, तब काफी लोग उठे गए, जो बिल्कुल खाली था, क्योंकि 5-6 घंटा का फ्लाइट था, लोगों को सोने का जगह मिला। जहां तक कनाडा की बात है, दिखाता है जब से कनाडा से हमारे संबंध खत्म हुए, लोगों का जाना कम हो गया है। और केवल उसी का असर नहीं है जो कि कोरोना वायरस के टाइम में था, बल्कि हाल फिलहाल जो स्थितियां बनी हैं। हालांकि इसमें 2-3 बातें और मैं जब देख रहा था तो यह कहना जरूरी समझता हूं कि इन सीटों की स्थिति, सीट बेल्ट बांधने की स्थिति, वो कई जगह टूटे हुए सीट जो आगे पीछे होते हैं, रिक्लाइन होते हैं, वो करके होते हैं, वो सब भी कई जगह टूटे फूटे पड़े हैं, यानी उनका मेंटेनेंस नहीं है। यानी कनाडियन एयरलाइन यह जरूरी नहीं समझता कि इन सब चीजों की हम सही ढंग से व्यवस्था करें। एंटरटेनमेंट के लिए जो सामने में एक फिल्म देखने की होती है, जो नेशनल फ्लाइट नहीं लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में होती है, यहां तक कि जो क्रू मेंबर भी हैं कनाडियन एयरलाइंस की जिस रूप में है, वह भी इसका ज्यादा ध्यान नहीं देती है। यानी हमारी इज्जत जो है, लोग इसी रूप में मजे ले रहे हैं कि ठीक है भाई, ताश खेल रहे हैं और सो के जा रहे हैं, हो सकता है डांस डूंस भी करे। हाँ, एक रोक आता है, जैसे मैंने देखा, वो दिल्ली से कनाडा फ्लाइट भी नहीं था, बल्कि उनका एक जेट ब्लू फ्लाइट करके है, कनाडा से कहीं और जा रहा था। इसी तरह की स्थिति थी, सब लोग एक तरफ जब जाने लगे तो उनको बताना पड़ा कि भाई आप एक ही तरफ ना आए, अपने अपनी सीटों पर जाएं, नहीं तो जहाज के बैलेंसिंग जो है उसमें पायलट को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वो सही नहीं है, और इसलिए कर जाए। तो वो फ्लाइट सेफ्टी की बात है। ऐसे लोग मजे लेके जा रहे हैं तो खराब क्या, इतने पैसे देके जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है जी। तो क्या मजा लेने के लिए रीच भी एयरपोर्ट पर पहुंच जा रहे हैं जापान के अंदर। जापान का एयरपोर्ट है, रीच से मैं मतलब मैं समझता हूँ भालू, जो भी कहें, बियर के रूप में ले, वो बड़े बड़े बाल वाले, बचपन में वो नचाते थे वो करके, आजकल वो बंद हो गया है, वो ताबीज तमाशा। देखता था रीच का ताबीज ले लो। कुछ इस तरह की चीजें होती थी। तो जापान में एक तो रीछ या भालू जो है उनकी संख्याओं में इजाफा हुआ है, बड़े हैं। दूसरे यह भी देखा गया है कि उत्तरी जापान में इन्होंने नागरिकों पर भी, बच्चों पर भी आक्रमण किया है। इसलिए वहां पुलिस को भी कहा गया है कि इनको जहां मिले इनको पकड़ो, और जरूरत पड़े तो बंदूक का भी इस्तेमाल करो, यहां तक इसको उनकी छूट दी गई है। और ये उत्तरी जापान के ही 2 एयरपोर्ट पे एक जगह बच्चा वगैरह था, और कहा गया कि स्टेलमेट हो गया, जहां टारमेक होता है जहाज, मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद से, मतलब लैंडिंग के बाद से जहां ये पार्क करते हैं, वहां पे पाया गया था। और ना उनको निकाल पा रहे थे ना कुछ कर रहे थे, कुछ घंटों के लिए जहाजों को रोकना पड़ा। और स्टेलमेंट, वो शतरंज खेलने वालों को पता होगा कि मतलब राजा नहीं चल सकता, इसलिए और भी कोई चाल नहीं चल सकता है, तो खेल ड्रॉ हो गया, स्टेलमेट, फंस गया। हम्म। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का संबंध है, वो स्टेलमेट हो गया, फंस गया, ना इधर हम्म। बढ़ रहा है ना उधर बढ़ रहा है, जी जी उस जी। टाइप की चीज है। तो यहाँ पे भालुओं को मतलब रनवे वगैरह इन्होंने फ्री रखा था। उनकी जो जाली है, बाड़े हैं, उनको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी भालू का बच्चा भी रनवे पर टेक ऑफ लैंडिंग में है तो काफी खतरनाक हो सकता है, चाहे कुत्ता हो चाहे गाय हो। मैं भुवनेश्वर में लैंड कर रहा था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और उसी समय काफी लो लेवल पर जाके गो राउंड हो गया। बगल वाला थोड़ा घबराया, मैंने कहा कुछ होगा यार, और वही हम्म। हम लोग भुवनेश्वर जैसे जगह में हैं। तो बाद में बताया गया कि नील गाय या उस टाइप की कोई चीज थी, जो गाय की प्रजाति से कुछ मिलती जुलती जी है। जी जी। तो ये सब पर ध्यान देना चाहिए जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये खबरें मनोरंजक के तौर पर आपके सामने, मनोरंजन के तौर पर आपके सामने रखी। अब रुख करते हैं बांग्लादेश का। वहां बड़ा उठापटक मची हुई है। शेख हसीना यहां पर इंटरव्यू दे रही है और वहां पर भारतीय राजदूत को तलब किया जा रहा है। तो ये कुछ सिरा समझ में नहीं आ रहा है सर। इन्होंने कई तरह के चैनल को इंटरव्यू में दिया और उसके लिए यूके, फ्रांस, ये सबको भी दिया। इन लोगों के राजदूतों को वैसे नहीं तलब किया गया, भारत के ही राजदूत को तलब किया गया। एक तो बात ये हुई। दूसरे, इनका कहना है कि भाई जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वर्डिक्ट आने वाला है आज या कल में, जब भी हो, एग्जैक्ट तारीख मुझे नहीं पता है, जो वहां का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ बना रखा है उसके, या ट्रिब्यूनल सर, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल। जी, जी, जी। ट्रिब्यूनल बना रखा है, तो उसके, उसमें इनके खिलाफ जो भी वर्डिक्ट चल रहा है, वो वर्डिक्ट आने वाला है, वो सब होने वाला है। और यह इनके ऊपर आरोप है कि यह इन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है। तो आप कैसे इनको इंटरव्यू देने की इजाजत दे सकते हैं? हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक पूरा का पूरा नहीं आया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो आया है, इनका कहना है कि भारत की मीडिया बहुत स्वतंत्र है, जो मर्जी वो करे। हालांकि ये हम्म। बात भी झूठ है, हमारी मीडिया कहीं से भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का यदि कुछ इंटरव्यू देती हैं, तो बांग्लादेश में बहुत कूदने की बात नहीं है। इन्होंने यह भी कह दिया, शेख हसीना ने, कि मैं बांग्लादेश वापस आने को तैयार हूं। कुछ शर्तें उनकी, एक तो इनकी जो पार्टी है अवामी लीग, उसको जो इलीगल किया है बंद किया जाए, हमें मौका दिया जाए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का, तब दिखाएंगे। और ये सब चीजें हों। आपने जिस ढंग की बंदिश लगा रखी, उस हालत में ना मैं आऊंगी ना कुछ करूंगी। वैसे अवामी लीग का वहां पर डायरेक्टली बहुत बड़ा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें फिर से लगता है कि यदि उस समय का रेवोल्यूशन था तो एक काउंटर रेवोल्यूशन है। उस समय अमेरिकी कुछ खास जो एनजीओ वगैरह उनके द्वारा जो करवाया गया था, जो यूएस इंटरनेशनल एड्स के द्वारा करवाया गया था, जिसको ट्रम्प बंद करवा रहे हैं, अब उसके जी खिलाफ जनता फिर से आ रही है। तो ये सब चीजें बांग्लादेश से बहुत उठापटक हो रहा है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और चुनाव का भी वहां पे ऐलान किया जा चुका है, चुनाव भी वहां पे जल्द होने वाले हैं। तो उस सब के बीच ये उठापटक और तेजी से बढ़ेगी। और यहाँ पर वो जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना को संरक्षण हमने ही दे रखा है और उसके इंटरव्यू हमारे यहीं से हो रहे हैं, तो वो वहां पे राजनीतिक एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्या धीरे धीरे करके भारत के खिलाफ और बांग्लादेश में नफरत बढ़ेगी, एक मेरा सवाल ये। और क्या इसी वजह से हमारे यहाँ का मीडिया नफरत बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है और कह रहा है कि देखो ये तो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने पर तुला हुआ है डॉक्टर यूनुस। सबसे पहले, ग्रेटर बांग्लादेश वैसा इन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं बना है, बोला है। लेकिन जो इन्होंने नक्शा दिया था पाकिस्तान के चीफ को, आर्मी चीफ को, और किसी और फॉरेन कंट्री से कोई आया था उनको भी इन्होंने दिया था। तो जो बुक दिया, उस बुक पर जो नक्शा है, उसमें कुछ हिस्सा हमारे जो बंगाल है, वो पश्चिम बंगाल कहें या जो भी कहें, त्रिपुरा, सटे हुए असम के क्षेत्रों से, और कुछ म्यांमार का जो रेखाइन या रेखीन जो एक क्षेत्र है, उससे सटा हुआ, उसको भी दिखाया गया है। और उस हिसाब से कहें तो वहां का बुर्जुआ वर्ग, यहाँ की जो पार्टी है, वो अपनी जनता को खुश करने के लिए ये काम कर सकती है। लेकिन वह, उसका कोई मायने अभी नहीं बनता। हाल फिलहाल में बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं बनती। जहां तक मीडिया की बात है, हमारे मीडिया को आदत लगा पड़ा है कि जो पार्टी सत्ता में है उसकी पिछलग्गू बनकर हिंदू मुस्लिम करवाना जरूरी है, या अन्य क्षेत्रों में करे तो वहां की भी मीडिया वही कर रही है। उनके लिए अभी सबसे बड़ा उनका दुश्मन जो दिखाने का, वो भारत है। और इसलिए भारत बांग्लादेश कर रहे हैं, जैसे पूरे यूरोप में रशिया के खिलाफ करते हैं। तो यह उनकी मजबूरी है, यह उनके ऊपर आदेश है कि भाई इस तरह का करो, जो भी कुछ होता है इसे इस एंगल से करो। और उसका पूरा एंगल और उसका आधार बदल के, और जनता को उस नफरत की भीड़ में जुटाते हैं, उनको भेड़ चाल की तरफ लेके जाते हैं। और इससे उनको फायदा भी होता है, क्योंकि जनता का मुख्य मांग जो है, वह कहीं ना कहीं कई परतों में नीचे दब जाता है। जी। हम भी कल देखेंगे नतीजा आने के बाद बिहार का, कि क्या जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठे थे बिहार चुनाव के, हरियाणा चुनाव के दौरान, किसानों का मुद्दा था, बेटियों के साथ जो है यौन उत्पीड़न का मुद्दा था, और इसके अलावा और भी तमाम तरीके की चीज़ें थी। नफरत की वजह से, क्योंकि उस टाइम भी बाबा एक्टिव किए गए थे और आज भी बिहार चुनाव के दौरान भी बहुत सारे बाबा एक्टिव किए गए हैं। क्या वो नफरत का फार्मूला कामयाब हो पा रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है क्या? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जर्मनी की अपील के बाद फ्रांसीसी पत्रकार लेखक जो भी हैं, उनको काहे छोड़ दे रहा है अल्जीरिया? हम्म। वह पूर्ण फ्रांसीसी नहीं है, अल्जीरिया ही के थे।
और ड्यूअल सिटीजन मतलब था उनके, और किताबें वगैरह लिखते हैं। और उनके ऊपर आरोप था कि जो उन्होंने लिखा था वहां के राष्ट्रीय हित के खिलाफ जाता था। और वो 85-86 वर्ष के, हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी, कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। और 81 वर्ष के हैं, उनको 5 वर्ष की सजा दी गई। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने, सॉरी, जर्मनी के राष्ट्रपति ने उनको कहा कि भाई ये जो है उनको छोड़ दिया जाए, और इस तरह की मांगे की। यह जर्मनी के थे या फ्रांस के थे? मेरे हिसाब से फ्रांस के थे। और फ्रांस के यहाँ हैं, के जर्मनी राष्ट्र, ने सिफारिश की। अच्छा, तो इन्होंने किया कि भाई इनको छोड़ दीजिए, ये बेचारे कैंसर से भी पीड़ित हैं, क्या करना है। तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, मानवीय आधार पे हम इनको माफ करते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक जो मुख्य मुद्दा ये बनता है कि जो राष्ट्रीय हित और एंटी नेशनल नेशनलिज्म बना के जो कानून बनाते हैं, वह साधारण लोगों पर, यहां तक कि पत्रकारों वगैरह पे जाता है। यदि आप सरकार का विरोध करते हैं और वह एक तमाशा है, वह वास्तव में इसके संविधान का हिस्सा उस ढंग से होना ही नहीं चाहिए जब तक कि आप पूरे देश के खिलाफ काम न करते, यानी आपके बोलने के अधिकार को छुपाने करते हैं। और वैसे भी फ्रांस अल्जीरिया के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी चल रहा है, क्योंकि इसने अल्जीरिया, जो वेस्ट सहारा के ऊपर कब्जा है, उसको वेस्ट सहारा को अलग से जो भी उसको मान्यता दे दी, जिस पर अल्जीरिया का दावा था। और इस सब मिला जुला के एक दिखाने की कोशिश की गई कि भाई दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ेगा वगैरह होगा, या बेसिकली डेमोक्रेटिक नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए किया गया है, ना कि वास्तव में इनके अधिकार के लिए किया गया। मौका एक मिल गया बिल्कुल। और इन लोगों ने किया है। जी। और सच्ची बात है कि जहां और जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ नहीं लिया जाता है। आगरा की अदालत ने फैसला लिया है कि वो राजद्रोह के मामले में कंगना रनौत के खिलाफ सुनवाई करेगी, क्योंकि उसने कहा था कि महात्मा गांधी ने आज़ादी नहीं दिलवाई है। वो जो भीख की आज़ादी थी 2014 में आने के बाद से नरेंद्र मोदी के देश आज़ाद हुआ, और किसानों को लेकर भी दुनिया भर की बकवास की थी। तो उस मामले पर हो सकता है अदालतों को कुछ संज्ञान लेना चाहिए था, या सरकार कुछ खुद आ गई थी, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं किया। इनके खिलाफ जो है उन पे झूठे फूटे मामले लगाकर सालों साल उनको जेल में सड़ा रहे हैं, किसी भी देश की सत्ता हो। अब रुक करते हैं भारत और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों का। यहां पर जो पहला बड़ा अपडेट है वो ये कि जैसे ही इस्लामाबाद में धमाका हुआ, वैसे ही श्रीलंका के क्रिकेटर्स कहने लगे कि भैया हमें हमारे देश जाने दो, हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड तो उनको उल्टा धमका रहा है, कह रहा है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, वहीं रुको, मैच खेलो। 2009 में भी इन लोगों के साथ, बेचारों के साथ घटना हुई थी, इनके बस का अपहरण कर लिया गया था। जी। उस समय इस्लामाबाद नहीं, लाहौर में हुआ था। और अब ऐसा हुआ है तो ये डरे हैं, स्वाभाविक है, भागना चाहते हैं। यहां तक कि अब बताइए, इतना करोड़ों करोड़ का है, जिम्बाब्वे भी खेल रहा है, वनडे इंटरनेशनल मैच है इनका तीनों के बीच में। और करोड़ों नहीं, अरबों मतलब रुपये का सवाल है, पाकिस्तानी रुपया जो भी है। और उसमें कहते हो कि हम भाग जाएंगे, अरे तुम्हारी जान की ऐसी की तैसी, फिर नए क्रिकेटर्स पैदा हो जाएंगे, तुम खेलो। अंदाजा इसलिए आप लगा सकते हैं इस तरह से कि वहां के गृह मंत्री जो है पाकिस्तान के, वो भी इनसे आके 1-1.5 घंटा बात करते हैं, भाई हम सारी सिक्योरिटी देंगे। और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने तो आदेश दिया कि तुम वापस नहीं आओगे, हम्म। मतलब खेलना है तुम्हें, जैसे भी हो तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी। हम्म। और यह जो है इस हालत में किस ढंग से खेलेंगे, क्या खेलेंगे, किस तरह का दबाव होगा, यह सारा का सारा पॉलिटिकल इकोनॉमी है। इसमें स्पोर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, तुम में एक खास स्किल है कि उधर से बॉल फेंकेगा, फेंकने वाले की स्किल, तुम बैट से मारोगे जाएगा, वो बीच में कैच है रोकने वाले की स्किल। और उसके कारण जो है सो जनता पैसे लुटा रही है, और ये लोग कमा रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा बड़ा हिस्सा, मोटा हिस्सा दिया जाएगा उसका। सच्ची बात जी। यही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि चलो भाई 2-3 दौर की बातचीत हो गई है, कुछ मामला सिमटा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच या तालिबान के बीच, लेकिन लग नहीं रहा है। तालिबान के कल दो दो मंत्री सामने आए। एक ने अपने यहाँ के व्यापारियों से कहा रे छोड़ो पाकिस्तान को और देशों से धंधा शुरू करो। दूसरा जो आया तो वो आके कहने लगा कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को मान्यता दे दे और कहे कि ये अच्छे लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में भूमिका निभाई है, तब हम इनको वापस ले लेंगे। आप इन दोनों घटनाक्रमों पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि टीटीपी को अफगानिस्तान सरकार या तालिबान उनको अपना ब्रदरली ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, अपने साथ साथ रखते, तो उनको बैन करने का सवाल अभी हाल फिलहाल में नहीं होता है। मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान में आक्रमण ना करो, वह भी लगता है कि करने में वो लोग असमर्थ है, या बल्कि उल्टे मदद करते हैं।
और इन्होंने जो कहा, वहां के फॉरेन या फिनांस मिनिस्टर ने जो भी ने कहा, उसका मतलब सार यह नहीं था कि वास्तव में कर एक तरह से टॉन्ट मार रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, कि जब इतना ही है तो तुम उसको बुरा आदमी कह रहे हो, कि वो टेररिस्ट कर रहे हो, अब भला बताओ उनको मैं वापस अपने यहाँ बुला दूं तो तुम ही कहोगे, दुनिया कहेगा कि देखो तालिबान कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ ले रहा है, हम्म। और इसलिए तुम उसको टेररिस्ट कहना बंद कर दो, उनको अच्छे लोग कहो, पाकिस्तान के आगे तरक्की में उसने मदद की है ये कहो, उन लोगों को तुम जेंटलमैन कहो, मतलब अच्छे सभ्य भद्र पुरुष कहो, और तब जी। ऐसा होगा तो नेचुरली सुधर जाएगा, तब उस हालत में हम इनको ले बंगाली सकते भाषा में भद्रो लोग। हैं। जी बिल्कुल। तो यह उसका टॉन्ट है, यह मालूम है कि पाकिस्तान नहीं करेगा। अब जहां तक की बात है, व्यापार पर भी आ रहा है। उनके वाणिज्य मंत्री अफगानिस्तान के कहा है कि हम नया रास्ता ढूंढेंगे उनसे, जो कजाकिस्तान और ईरान से सटा हुआ, ईरान किस हद तक इनको मदद करेगा उसमें कहना थोड़ा भी मुश्किल है, हम्म। लेकिन वह पाकिस्तान से नहीं करेंगे। फल फूल खासकर जो पाकिस्तान से होके आता था, मेवा वगैरह जो भी है, भारत और अन्य देशों के जाता था, उस पर तकरीबन बंदिश हो जाएगी, और ये जो नए रास्ता रोड से करेंगे वह बहुत महंगा पड़ जाएगा। और इस अभी तक पाकिस्तान का जो फायदा था, यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड देखे तो 2-3 या 100 मिलियन से ऊपर के रूप में पाकिस्तान अधिक बेचता था, तो पाकिस्तान को कुछ समय के लिए जरूर होगा। लेकिन इस सब लफड़े के बाद से, कई जगह जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई और कई जगह के बॉर्डर को सील कर दिया पाकिस्तान ने, उसके बाद से तकरीबन बराबरी की तरफ बढ़ रहा है, जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना एक्सपोर्ट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को घाटे देने के लिए तैयार है, और खासकर अफगानिस्तान जो बिल्कुल लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको आज पाकिस्तान नहीं तो किसी और पर निर्भर होना पड़ेगा। हाँ, जहां तक भारत सरकार की बात है और उसके खुफिया विभाग के तंत्र है जितने, बहुत खुश होकर इस घटना को देख रहे होंगे। जी। दो चीजें और भी हैं सर जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन वक्त का तकाजा है। जब उनको वो यही कह देगा पाकिस्तान के ये तो अच्छे लोग हैं, क्या ट्रम्प की भाषा में कह देगा ये जो है बेस्ट गाय हैं, तो फिर उनको भेजने की जरूरत क्या पड़ेगी। दूसरा, ये भी इसमें एक सवाल पैदा हो सकता है, जो तालिबान के लोग बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से भिड़ेंगे, तो यहाँ पर जो एक इनका स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, पाकिस्तान की जो पार्टी है इमरान खान वाली, वो अपनी सरकार से अलग, पूरे देश से अलग, तालिबान के साथ संबंध बेहतर करने के लिए शांति सम्मेलन भी कर रही है। वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन इनको फिलहाल छोड़ते हैं और चलते हैं अभी गाजा और मिडिल ईस्ट की तरफ। नेतन्याहू को माफ कर दो यार, क्या कर दिया उस बच्चे ने, राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया ट्रंप ने। अब बताइए, यही है। मैं कल भी कह रहा था कहीं पर, शायद आपके साथ या किसी और के साथ, कि जितने दुनिया के संविधान हैं, किसी खास देश का नहीं, जितने भी संविधान हैं, वह इन लोगों के लिए बना है, ना कि आम जनता के लिए, मजदूरों किसानों के लिए बना है, पीड़ितों के लिए बना है, शोषितों के लिए बना नहीं। कभी कभी अपवाद स्वरूप हमें भी मिल जाता, आपस में लड़े तो हमें दोनों में से एक को हो सकता है इंसाफ मिल भी जाए, लेकिन हम जब बड़े लोगों से मिलकर लड़ते हैं तो वहां सब नहीं कर सकते। हम्म। और इन्होंने, ट्रंप ने, जब वो नेसेट में गए थे वहां के पार्लियामेंट में, उस समय भी कहा था कि यह जो भी नेतान्याहू के खिलाफ हो रहा है, इतने महान नेता, इतने बड़े हम्म। नेता के खिलाफ जो हो रहा है कि भ्रष्टाचार वगैरह, वह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और गलत बात है, उसको बंद करो। और यहां तक कि इनके जो एम्बेसडर थे वहां के कोर्ट में पहुंच गए, जबकि जज को यह एहसास हुआ तो उसने इन्होंने बाहर भगाया, क्या बाहर निकलिए, आप यहाँ हम्म। अलाउड नहीं है। अब खुलेआम पत्र लिख के कर रहे हैं। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि जो मागा बनाने वाले के साथ जो वहाँ के कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी इनको जिताने में साथ आए ट्रंप को पिछले चुनाव में, इस आधार पर दिया गया था कि लड़ाई बंद करवाया जाएगा, पैलेस्टीन को पूर्ण स्टेट की मान्यता दी जाएगी, और उसके जो मतलब बिल्कुल घोर दुश्मन उसका है नेतान्याहू, जो खुलेआम कहता है कि 2 स्टेट भूल जाओ, मैं पैलेस्टीन को रहने ही नहीं दूंगा, गाजा पर हम्म। पूरी तरह से कब्जा कर लूंगा, उसको ये कह रहे हैं कि उस पर ऊपर जितने भी अपराध के मसले हैं, जितने भी केसेस है, उसको बंद करो। तो ये लोग आपस में बना ही रहे हैं अपना, जैसे आपके आर्मी के जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, अभी सीडीएस बना दिया गया, उनके अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है, और रिटायरमेंट के बाद भी उनके ऊपर किसी तरह का केस नहीं किया जाएगा। ये अपना भविष्य बना रहे हैं। हाँ, तभी तक इनका भविष्य सुरक्षित है जब तक जनता सो रही है या बटी हुई है। जी। सच्ची बात यही है कि जब तक जनता सोए हुए है और बटी हुई है, और उनकी तमाम कोशिशें भी यही होती हैं कि कैसे भी करके जनता को सुलाए रखें या बांटे रखें, किसी भी नाम पे, जात के, धर्म के नाम पर,
लेकिन जनता देखते हैं कब खड़ी होती है, कब करवट ले पाती है। अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का। एक ईमेल सामने आया जिसमें बताया गया कि जो एफस्टीन, जेफरी एफस्टीन थे, उनके साथ जो पीड़िता हैं, कई घंटे बिताए ट्रंप ने वहां पे सर। ये बात तो आया है, मैंने भी पढ़ा है। और एक नए डेमोक्रेट्स आए हैं, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सांसद या जो भी हैं, वो चुनाव जीतने के बाद से या सत्ता में आने के बाद से उन्होंने कहा है कि इस चीज को छोड़ेंगे नहीं और दबाव डालेंगे कांग्रेस पे कि एब्सटेन का जो भी मेल है, जो भी जिसको छुपाने की कोशिश की जा रहा है, उससे उजागर किया जाए, उसे सामने लाया जाए। हालांकि उसके सामने आ भी जाता है या सिद्ध भी हो जाता है कि ट्रंप ने ऐसा ऐसा किया है। और यह मामूली पीड़िता नहीं, ये सारे के सारे तो अंडर एज है, यानी 16 17 15 16 साल की बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह का कुकर्म किया गया है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, मुझे इसमें सही लगता है, क्योंकि इनकी जो पहले की जितनी भी घटनाएं हैं जिसमें कोर्ट ने भी कहा है इनके चुनाव जीतने के समय कि भाई ये जो है सो दोषी है, लेकिन हम इन्हें सजा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिका का संविधान कहती है कि वहां राष्ट्रपति के लिए जो चुना गया है उसके खिलाफ हम कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते, घोषणा नहीं हम्म। कर सकते। हम्म। संविधान और कानून सबके लिए बराबर है, यह केवल मूर्खों के लिए है। बल्कि मैं बिल्कुल। कहूंगा कि बहुत ही धूर्त, मक्कार और बहुत ही चालाक लोग ये कानून बनाते हैं ताकि मूर्ख उसका पालन करे। जी। चलिए, आप पूरी जनता के बारे में बोल रहे हैं और शायद जिस अंदाज में झकझोरने के लिए उनको बोल रहे हैं, जनता तक वो बात पहुंच भी पाए और वो समझ भी पाए। लेकिन अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इनके वित्त मंत्री कहाँ हैं कि उनके ऊपर बिगड़ रहे हैं सर? वित्त मंत्री बल्कि बचा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और लोग इन्हीं के पार्टी के हम्म। रिपब्लिकन्स स्पेशली, जो कई जगह टॉप पे हैं। क्योंकि इन्होंने जो H1B वीजा है उसको तो बैन कर दिया, 1 लाख डॉलर कर दिया ना, हमारे यहाँ के हिसाब से 80, मतलब उतना अस्सी कितना अठासी करते हैं, लाख 80 लाख। 80 88 लाख। 80 88 लाख के आसपास रुपए में आ जाएगा, यानी जाना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब बड़े बड़े पूंजीपतियों से खुद के लिए भी जब हो गया कि भाई हमारे यहाँ ऐसे स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, यदि हम्म। हैं तो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनके वित्त मंत्रियों ने चुपके से लाया संशोधन कि आप उनको ला सकते हैं टेम्पररी, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। वो आएंगे, आपके लोगों को ट्रेन करेंगे और फिर वापस भेजेंगे, यानी यूज एंड थ्रो। इस हम्म। पे वहां के लोग, इन्हीं के जो करीबी हैं, कहते हैं कि मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को आप धोखा दे रहे हैं, उसके हम्म। साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए चुनाव नहीं लड़ा था। और तथाकथित रूप से कि हमारे यहाँ निर्माण होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको लाएंगे, उसको आप खत्म कर रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार को तोड़ रहे हैं। ये स्किल्ड के नाम पर कोई भी आता जाता रहेगा। और ये जो है जिनकी बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्री बेचारे कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन ये कोई बात मानने को तैयार नहीं है कि 1 साल के लिए भी हमें नहीं चाहिए, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के खिलाफ है। तो मागा की यदि बात करते हैं तो अभी तक गाजा पट्टी में पूरी तरह से स्वतंत्रता हो जानी चाहिए थी, यूक्रेन में युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था। वह सब तो कुछ नहीं हो रहा है। जी। मागा अगेन का मतलब है ट्रंप, जो एक व्यापारी थे और अब एक पॉलिटिक्स में आकर वहां का राष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे लोगों को जेब को दुगुना तिगुना 4 गुना भरना, और कुछ नहीं है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है, वरना बात करनी थी ब्राजील में चल रहे COP30 को लेकर, क्योंकि उसमें जिन बड़े बड़े देशों पे जिम्मेदारी है वो तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं। छोटे लोग इकट्ठे होकर सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, खाना पूर्ति के तौर पर मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो कुछ कर पाएंगे? तो इस पर बात करेंगे विस्तार से अलग से, क्योंकि इसके लिए वक्त चाहिएगा। अभी के लिए यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, और आपने तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।